नमस्कार सभी को। आज हमारा ये आधुनिक भारत का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग समझेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व अन्य चीज़ें। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और क्या जानेंगे कि डचों ने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उसकी स्थापना की, क्यों स्थापना की, क्या रीज़न थे, है ना, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने भारत में की, इसको हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या आता है, स्पेन का पतन होने के पश्चात क्या हुआ, जब स्पेन का पतन हो गया उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाली शक्ति क्या हो गई थी, बिखर गई थी। और क्या था, 17वीं शताब्दी में उसके मध्य तक डचों ने क्या किया था, उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। किसने कर लिया था, डचों ने किसका स्थान ग्रहण कर लिया था, पुर्तगालियों का स्थान ग्रहण कर लिया था 17वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी से ही डच क्या कर रहे थे, अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे। मतलब क्या था, जो पुर्तगाली सामान लाते थे उनको डच क्या करते थे, लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था। तो ये काम कौन कर रहा था, डच कर रहे थे। फिर डच कंपनी का क्या, देखो क्या है, मार्च 1602 में, कब, मार्च 1602 में। देखो जब ये 1602 चल रहा है तो इसका मतलब हो गया ये 1600 तो कंप्लीट हो गया। अब ये किसकी ओर अग्रसर है, 1700 की तरफ अग्रसर है, मतलब 17वीं शताब्दी की ओर अग्रसर है। तो 1602 में क्या हुआ था, डच जो थी, डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा हुआ था कि डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। ये एक उद्घोषणा की गई, उससे क्या हुआ, डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी क्या हुए, सम्मिलित हो गए, है ना। जो ये व्यापारी सम्मिलित होते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी की कुल आरंभिक जो पूंजी थी, इनकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो आरंभिक पूंजी थी वो कितनी थी, देखो वीओसी की जो आरंभिक पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी। कितनी थी, 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कहाँ मिली थी, बीओसी को अगर अनुमति मिली थी तो कहाँ मिली थी, भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। कंपनी का जो पूर्वी केंद्र था वो कहाँ पर स्थित था, बेटविया में स्थित था। कहाँ स्थित था, बेटविया में स्थित था। ये जो डच सरकार थी, इनका देखो क्या था, डच सरकार ने क्या किया था, कंपनी पर नियंत्रण कर रखा था। किसने नियंत्रण कर रखा था, कंपनी पर, डच सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण कर रखा था। और कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियों डच सरकार के नाम से की जाती थी। क्या हो रहा था कि अगर कोई संधि हो रही है तो संधि किसके नाम से होगी, डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी को युद्ध करने, देखो जो डच थे, कंपनी को युद्ध करने की संधि करने एवं, देखो युद्ध करने और क्या था, संधि करने एवं क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी, जो डच कंपनी थी, अगर वो युद्ध करेगी या संधियां करेगी या अपने क्षेत्र का विस्तार करेगी, ये सारी शक्तियां डच कंपनियां जो थी उनकी सरकार ने उन्हें प्रदान कर रखी थी। देखो डचों ने बेटविया को अपना मुख्यालय बनाया। बेटविया अर्थात इंडोनेशिया को अपना, बेटविया कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। तो इसको क्या बनाया, अपना मुख्यालय बनाया। भारत स्थित डच कंपनी इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। मतलब जो भारत में डच कंपनी स्थित थी वो इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। मतलब इसका जो भी रहता था किससे रिलेटेड था, जो इंडोनेशिया का जो मुख्यालय था इसी में जुड़ा हुआ था। डचों ने कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया। डचों ने क्या किया, डचों ने क्या किया, जो कोरोमंडल तट था इसको क्या बनाया, अपने व्यापार का आधार बनाया और मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो डचों ने अगर अपना
प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो क्वेश्चन कहाँ क्या बनेगा कि डचों ने किसको अपने मतलब कौन से तट को अपने व्यापार का आधार बनाया? तो कोरोमंडल तट को क्या हो रहा है, इन्होंने अपने व्यापार का आधार बनाया। और इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में डच क्या कर रहे हैं? अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। डचों ने मसालों के स्थान पर, देखो जो डच थे उन्होंने क्या किया? मसालों के स्थान पर भारतीय वस्तु के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। मसाले तो ले ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? मसालों को, देखो जो हमारे यहाँ पे पुर्तगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे, उन्होंने मसालों पर ध्यान दिया, और डचों ने क्या किया? मसालों के स्थान पर वस्त्रों पर ज़्यादा, वस्तु के निर्यात पर क्या किया? अत्यधिक महत्व दिया। ठीक, फिर है हमारे पास इस तरह भारत से वस्त्र निर्यात को सर्व प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। क्या, देखो बात को समझना, इस तरह क्या होता है? भारत से वस्त्र निर्यात को सर्व प्रमुख वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? डचों को जाता है। अंततः क्या होता है? 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। तो क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, कब किया? अंततः क्या होता है? 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? डचों को पराजित कर दिया। फिर क्या होता है? फिर 1616 ईस्वी में डेनमार्क में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई। कौन सी कंपनी की स्थापना हुई? डेनिश कंपनी की स्थापना हुई। इसके जो टंकरोबार मतलब अर्थात तमिलनाडु ने इसने क्या किया? देखो डेनिश कंपनी ने तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1619 ईस्वी में बनाया। कब बनाया? 1619 ईस्वी में बनाया। किसने बनाया? डेनिश कंपनी ने बनाया। किंतु आगे चलकर अपने सभी केंद्रों को इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को बेच दिया। देखो ये क्या करते हैं? अपने सारे केंद्र जो हैं ब्रिटिश को बेच देते हैं। ठीक, अब आते हैं कौन? अब हम लोग जानेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। किन के बारे में? अंग्रेज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये क्या बला थी अंग्रेज। ठीक, डेनिश ने अपनी जो उनके व्यापारिक जो केंद्र थे उनको क्या किया? अंग्रेज़ों को बेच दिया। फिर अंग्रेज आते हैं सत्ता में, मतलब अंग्रेज़ों का दबदबा भारत में बढ़ा। अब क्या होता है? जब अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ा तो फिर 1599 में पूर्व के देश के साथ व्यापार करने के लिए, देखो 1599 में जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कुल कितने व्यापारी थे? 217 व्यापारी थे। कितने व्यापारी थे? 217 व्यापारी थे। और क्या है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था इसका कंपनी का? गवर्नर एंड कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, ये हो गया कंपनी का नाम। क्या होता? 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा शाही फरमान जारी करके 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति इसको मिल गई थी। इसमें आते हैं सबसे प्रथम कौन? कैप्टन हॉकिंस। कौन आएगा? कैप्टन हॉकिंस के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कैप्टन हॉकिंस के बारे में हम लोग जानेंगे। 1608 में टॉमस एडवर्ड के अधीन अंग्रेजों द्वारा सूरत में कारखाना स्थापित हुआ। इसी वर्ष जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हॉकिंस, किसका पत्र लेकर आए? जेम्स प्रथम जो राजा थे इंग्लैंड के, उनका क्या लेके आए? पत्र लेके आए। कौन आया? हॉकिंस हेक्टर। अर्थात इनको क्या कहा था? रेड ड्रैगन नामक जहाज से। किससे? रेड ड्रैगन नामक जहाज से सूरत आया। 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कौन? कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंचता है? जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और क्या था? तुर्की और फारसी भाषा को ये जानता था। जहांगीर द्वारा 400 मनसबदार का ये क्या बनाया गया था? मनसबदार बनाया गया था। एक जागीर खान की क्या होती थी? ये उपाधि होती। इन्होंने क्या किया? 400 मनसबदार बना दिया था। और क्या होता था? एक क्या होता था? एक जागीर जो थी खान की उपाधि थी। फिर सूरत में अंग्रेज कंपनी खोलने की अनुमति को प्राप्त किया। इसने क्या? सूरत में अंग्रेज कंपनी खोलने के लिए इसने अनुमति प्राप्त की, जो बाद में रद्द कर दी गई। फिर क्या था? 1616 में ये इंग्लैंड क्या होता है? वापस चला जाता है। और जब ये इंग्लैंड वापस चला जाता है
तो 1613 में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। कब दी गई? 1613 में इसको स्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की अनुमति मिलती है। फिर आते हैं सर टॉमस रो। फिर आते हैं सर टॉमस रो। 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से मुगल दरबार में भेजा था। क्या था? जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? सर टॉमस रो को अपनी कंपनी की ओर से मुगल दरबार में भेजा। 3 वर्ष तक क्या था? एक मान्य राजदूत के रूप में ये रहे। कहाँ? देखो, अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में ये रहे। 1618 में कुछ नगरों में कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की और 1619 में इनकी क्या हो जाती है? वापसी हो जाती है। और 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में इन्होंने क्या किया था? कोठियाँ स्थापित कर ली थी। हम लोग अब क्या जानेंगे कि 1717 का महाअधिकार पत्र, कि 1717 में ऐसा क्या हुआ कि ये जो महाअधिकार पत्र दिया गया, इस पत्र किसको मिलता है? 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में, किसके? जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन फारुख सियर से मिलने आया। किससे मिलने आया? फारुख सियर से मिलने आया। अब ये फारुख सियर जो था, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फर्रुखाबाद, वो बसाने का श्रेय फारुख सियर को जाता है। ठीक, जब ये फारुख सियर मिलने आया तो एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन थे, तथा ख्वाजा सेहुर्द, ये कौन थे? ये दुभाषिया थे, मतलब ट्रांसलेट का वर्क काम करते थे। इन्होंने कहा तो उनकी बात इन्हें बता दी, और जो मतलब ये जो आए थे व्यापार के लिए लोग, ब्रिटिशर्स, इनकी बात राजा को बताई और राजा की बात उन्हें बताई, मतलब दुभाषिया का काम करते थे ये। इसको आप पूरा देखना, देखिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, है ना? क्वेश्चंस जो मिलते हैं इन्हीं से मिलेंगे, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए थोड़ा सा। 1717 का जो महाधिकार पत्र था उसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या था। 3000 रुपये वार्षिक देने पर बंगाल में, क्या था? 3000 रुपये वार्षिक देने पर बंगाल में, तथा 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर क्या हो रहा था? सूरत में निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था। किसको? अंग्रेज़ों को ये जो था निःशुल्क व्यापार प्राप्त हो गया था। कैसे? जब वो 3000 रुपये मासिक या 10,000 रुपये वार्षिक दे रहे थे तो उन्हें क्या प्राप्त हो रहा था? सूरत में व्यापार करने का मुफ्त अधिकार मिल रहा था। क्या व्यापार करिए? कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार मिल गया। ठीक है, कलकत्ता में जो आसपास भूमि मिल रही थी वो किराए पर लेने का अधिकार मिल गया। बम्बई में टकसाल से क्या था? बम्बई में टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य ने क्या दे दी थी? मान्यता प्रदान कर दी थी। फिर क्या आते हैं? फ्रांसीसी। कौन आता है? फ्रांसीसी। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? फ्रांसीसी के बारे में जानेंगे। सोलह सौ चौंसठ ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसकी होती है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इस कंपनी का क्या नाम था? कंपनी द इंडस ओरिएंटल्स। क्या नाम था? कंपनी द इंडस ओरिएंटल्स। अब क्या होता है? 1667 में फैक्रो कैरो की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? फैक्रो कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल कहाँ पहुँचा? भारत पहुँचा। और फिर 1668 ईस्वी में सूरत में पहली क्या होती है? फ्रांसीसी कंपनी अपनी फैक्ट्री को स्थापित करती है। 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना क्या खोला? दूसरा कारखाना खोला। पहला कारखाना कहाँ खोला था इन्होंने? पहला कारखाना इन्होंने अपना सूरत में खोला। और कब खोला? फ्रांसीसियों ने 1668 में खोला। और दूसरा कारखाना इन्होंने अपना मसूलीपट्टनम में खोला, जो कब खोला? 1669 में खोला। और फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला इम्पोर्टेंट क्या था कि इनका पहला कारखाना कब खुला? सूरत में खुला और 1668 में खुला। दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में खुला और 1669 में खुला। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है।
1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने बेलीकोंडापुरम में मुस्लिम सूबेदार सेरा खान लोधी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया तथा इसी गांव को पौंडचेरी के रूप में विकसित किया गया था। फोर्ट लुई या मतलब पौंडचेरी या फोर्ट लुई के रूप में विकसित किया गया था। अच्छा, जो प्रेजेंट टाइम पे पौंडचेरी है वो क्या था, सरदार मुस्लिम सूबेदार जो थे सेरा खान लोधी से किसने लिया था गांव, एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट जो था, किसने लिया था, फ्रांसिस मार्टिन ने लिया था। और कब लिया था, 1674 में लिया था, जिसे आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। ये किसने लिया था, फ्रांसिस मार्टिन ने बेलीकोंडापुरम के मुस्लिम, मतलब बेलीकोंडापुरम का एक मुस्लिम था सूबेदार, जिसका नाम क्या था, शेर खान लोधी था। और उसने क्या किया था, अब मद्रास के पास का एक छोटा सा गांव दे दिया था, किसे दे दिया था, फ्रांसिस मार्टिन को दे दिया था, जो आगे चलकर फोर्ट लुई और पौंडचेरी के रूप में क्या होता है, विकसित हो गया। फिर क्या है कि 1701 में इसे पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। ठीक है, किसे बनाया गया, 1701 में इसे पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया, किसे, पुडुचेरी को। इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या होता है, 1701 में, कब, 1701 में किसे पूर्वी फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया, और इसीलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो फोर्ट लुई को क्या बनाया था इन्होंने, फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया था। ठीक, (1721) में इन्होंने मॉरिशस और 1724 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में इसमें कराईकल पर अपना अधिकार करके क्या खोला, कंपनियां खोली। फिर 1742 के बाद फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवाद के विस्तार को अपना उद्देश्य बना लिया, जिससे भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष क्या हो गए थे, आरंभ हो गए थे। क्या हो गए थे, संघर्ष आरंभ हो गए थे, हमें देखने को मिलते हैं। अब जब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष आरंभ हो गए थे, तब क्या होता है, उस समय भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय पुडुचेरी में था तथा मछलीपट्टनम में था, कराइल में, माहे, सूरत तथा चंद्रनगर में इनके उप कार्यालय थे। तो जो इनका मुख्य कार्यालय था फ्रांसीसियों का, वो कहाँ पे था, पौंडीचेरी में था। तथा और ये जो सारे थे, ये कैसे थे, उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेज़ों की जो मुख्य बस्तियां थीं वो कहाँ थीं, मद्रास में थी, बम्बई में थी तथा कोलकाता में थी, तथा अनेक इनके उप कार्यालय थे। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कैसे हुआ, कर्नाटक से प्रारंभ होता है, मतलब कर्नाटक का युद्ध होता है। ठीक है भैया, तो राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा, ये राजनीति में हस्तक्षेप करो और आर्थिक लाभ ले लो, ये अवधारणा का सूत्रपात जो था, भारत में फ्रांसीसी अधिकारी किसको जाता है, डुप्ले को जाता है। किस जाता है, गवर्नर डुप्ले को जाता है। लेकिन इन्होंने ये किया तो था राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ कमाना, लेकिन इसका पूर्ण रूप से मतलब अच्छे ढंग से प्रयोग किसने किया था, आगे चलकर ब्रिटिश अधिकारी आया था लॉर्ड क्लाइव, उसने इसको अपनाया और बहुत सारा आर्थिक फ़ायदा उठाया। जैसे लॉर्ड क्लाइव कहे कि भैया हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, और क्या करता था, युद्ध जितवा दिया, अपनी सेना दी, युद्ध जितवा दिया। अब जब युद्ध जीत रहा था तो जीतने वाला राजा क्या कर रहा था, जितने ज़्यादा से ज़्यादा धन दे रहा था, जितना उसे मतलब उसने नुकसान सहा होगा युद्ध में, उससे कई गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा, मतलब अत्यधिक फ़ायदा हो रहा था। तो डुप्लेन का ये बढ़िया है कि क्या कि राजा बनाओ धन कमाओ वाली नीति अपना ली थी, मतलब आपके आपसे मामलों में आकर क्या करता था, हस्तक्षेप करता था और अपना आर्थिक फ़ायदा सीधा करता था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच भारत में कितने युद्ध हुए, तो 3 युद्ध हुए। कितने हुए, 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। तो बांडीवास की लड़ाई किनके मध्य होती है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। पराजित कौन होता है, फ्रांसीसी पराजित होते हैं, और ये 1760 में होती है।
अब जब फ्रांसीसी हारे हैं तो उनकी हार का कारण भी होगा, आखिर क्यों पराजय हुए। तो देखिए, फ्रांसीसी जो कंपनी थी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी, इस कारण निर्णय लेने में क्या हो रहा था, विलम्ब होता था। देखो, सरकारी कंपनी थी तो सरकारी काम कैसे होता है, बड़े धीरे धीरे होता है। कैसे होता है, काफ़ी धीरे धीरे होता है। तो एक रीज़न ये भी था कि उनके निर्णय लेने में देरी हो रही थी, तब तक अंग्रेज़ क्या करते थे, अपना गेम खेल लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। जो फ्रांसीसी कंपनी थी, जो उनके अधिकारी थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते थे। क्यों भैया, तुम भी सरकारी कर्मचारी, हम भी सरकारी कर्मचारी, कौन सुने किसी की, है ना, कोई सुनना नहीं चाहता था। इसमें एक चीज़ और है, जो फ्रांसीसी के अधिकारी जो थे, इनको अंग्रेज अधिकारियों ने धीरे से रिश्वत भी दी थी, है ना, कहा मतलब उन्होंने कहा था कि आप हमसे उपहार लीजिए, डायरेक्ट रिश्वत नहीं दी थी। पहले क्या किया था, उनको अपनी ओर मिलाया, धीरे धीरे चीज़ों को उपहार दिया, सारी चीज़ें दी सॉरी, काफ़ी चीज़ें दी। तो उन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है, अपने व्यवहार बनाए। तो जो फ्रांसीसी अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश के अधिकारी थे उनकी पक्ष में थोड़े हो गए थे। अब चाहे रिश्वत मानो, चाहे उपहार मानो, कुछ भी मानो, मतलब अपना फ़ायदा कमाया, सरकार जाए भाड़ में, मतलब ये वाली नीति थी। जैसे आज के समय में अगर किसी, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, जैसे कोई उच्च अधिकारी हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो, अगर उसको कोई अच्छी खासी रिश्वत दे देता है, ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या नाम केसेस भी सुनने में आते हैं कि लोग रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। मतलब एक अच्छा खासा बड़ा सा सूटकेस भर के पैसा दे दे, तो वो व्यक्ति अगर ईमानदार नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, पैसा ले लेगा और क्या करेगा, नुकसान उसे तो हो नहीं रहा, सरकार को हो रहा है, वो अपना फ़ायदा देखता है। सरकारी कंपनी में क्या होता है, लगभग सभी नहीं, लगभग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना निजी फ़ायदा देखते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार क्या था, इनका सहयोग, मतलब समन्वय का अभाव हो गया था सहयोग करने के लिए। और क्या था, फ्रांसीसियों की नौसैनिक क्षमता ब्रिटिश की तुलना में कैसी थी, कमज़ोर थी। इसी कारण वे संघर्ष में क्या हो गए थे, पराजित हो गए।